नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। ग्रामीण भंडारण योजना के तहत भंडार गृह निर्माण के लिए किसानों को मिलेगा अनुदान। कम सिंचाई में अधिक उत्पादन के लिए मल्चिंग है बेहतर तकनीक। पूसा 2 एवं BR सेम 11 ICR द्वारा विकसित सेम के उन्नत प्रभेद। सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है ताकि इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। हाल ही के दिनों में केंद्र सरकार द्वारा किसान के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम ग्रामीण भंडारण योजना है। ग्रामीण भंडारण योजना के माध्यम से किसानों के फसल को सुरक्षित रखने के लिए भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दरअसल अक्सर ऐसा देखा जाता है कि फसलों के भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण किसानों को कम दामों पर अपनी फसल को बेचना पड़ता है, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान होता है। इस योजना के तहत किसानों की फसल को सुरक्षित रखने के लिए भंडारण का निर्माण किया जाएगा। भंडारण का निर्माण किसान खुद भी कर सकते हैं या फिर किसानों से जुड़े संस्थाएं भी कर सकती हैं। सरकार किसानों को भंडार गृह का निर्माण करने के लिए लोन मुहैया कराएगी, साथ ही लोन पर सब्सिडी भी दी जाएगी। तो ये लोग ग्रामीण भंडारण के लिए एक वायर हाउस या फिर स्टोरेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें नाबार्ड से डायरेक्ट संपर्क करके इसमें 5000 मेट्रिक टन तक कैपेसिटी वाला आप भंडारण के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरली 3000 प्रति मेट्रिक टन का एक रेट है नाबार्ड का, तो इस हिसाब से करीब 1.5 करोड़ के करीब आपका उसमें एस्टिमेट आएगा। और मान के चलिए कि इसमें 1.12 करोड़ मतलब 1 करोड़ 12 लाख रुपया आपका फाइनेंस हो जाएगा नाबार्ड के थ्रू या कोई बैंक के साथ लिंक करके। चाय पत्ती के बाद राज्य के किसानों को केले की खेती के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए बागवानी मिशन के तहत सरकार द्वारा अनुदान मुहैया कराया जा रहा है। वैसे तो केले की कई प्रजातियां हैं, लेकिन टिश्यू कल्चर पद्धति से केला की खेती करने वाले किसान भाई को विशेष तौर पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। दरअसल टिश्यू कल्चर पद्धति से तैयार किए गए केला का उत्पादन सामान्य केले से बेहतर होता है। इसके पौधे छोटे और मजबूत होते हैं, जिस कारण आंधी तूफान में टूटकर नष्ट होने की संभावना बहुत कम होती है। इसके अलावा केले की दूसरी प्रजाति जहां 14 से 15 महीने में तैयार होती है, वहीं टिश्यू कल्चर पद्धति से तैयार किए गए केले मात्र 9 से 10 महीने में तैयार हो जाते हैं। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में अगर मल्चिंग तकनीक से सब्जियों की खेती की जाए तो खरपतवार एवं कीट व्याधियों से फसलों की सुरक्षा की जा सकती है। पटवन के लिए पानी की किल्लत के बीच प्लास्टिक मल्चिंग सब्जी या बागवानी फसल उत्पादन की एक ऐसी तकनीक है जिसमें बार बार सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती और अनचाहे खरपतवार से भी फसल की हिफाजत हो जाती है। मल्चिंग तकनीक में खेत में लगे पौधों को चारों तरफ से बेहद पतली प्लास्टिक कवर द्वारा सही तरीके से ढक दिया जाता है। इस तकनीक से मिट्टी की नमी बरकरार रहती है, पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण बनता है और मिट्टी का कटाव नहीं होता और पौधों की जड़ों का विकास अच्छी तरीके से होता है। मल्चिंग तकनीक से प्रयोग में किया गया प्लास्टिक 6 से 7 महीने बाद खुद ब खुद मिट्टी में मिल जाता है, जिससे प्रदूषण का खतरा भी नहीं होता है। किसान भाइयों, सेम के फसल में अधिकतम उत्पादन के लिए उन्नतशील किस्मों का चयन अवश्य करें, क्योंकि सेम की खेती एक व्यवसाय के रूप में अपना स्थान रखती है। इसका दलहन और सब्जी उत्पादन में विशेष योगदान है। इसकी खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है। सेम के अनेक प्रकार की उन्नतशील किस्में हैं, लेकिन हाल ही के समय में ICR दिल्ली द्वारा पूसा 2 एवं BR सेम 11 विकसित की गई है, जो कम समय में अधिक पैदावार देने वाली प्रजाति है। पशुपालक किसान भाइयों, गाय या भैंस को दूहने में हाथों का इस्तेमाल पारंपरिक तरीका है जो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन जब से डेयरी फार्मिंग नई नई तकनीकें सामने आई है, पारंपरिक तरीके पीछे छूटते जा रहे हैं। मिल्किंग मशीन से दूध दूहना बेहद आसान होता है। लागत के साथ समय की भी बचत होती है और दूध में भी किसी तरह की गंदगी नहीं जा पाती है।
मिल्किंग मशीन के जरिए दूध सीधा पशु के थनों से बंद डिब्बों में ही इकट्ठा होता जाता है। ये मशीन थनों की मालिश भी करती है। गाय या भैंस को ठीक वैसा ही महसूस होता है जैसे वो अपने बच्चे को दूध पिला रही हो। शुरुआत में पशु मशीन को लेकर दिक्कत कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाती है और मशीन से दूध निकालने में कोई परेशानी नहीं होती है। मिल्किंग मशीन से पूर्ण दुग्ध दोहन मुमकिन है, जबकि परंपरागत दोहन पद्धति में दूध की कुछ मात्रा अधिशेष रह जाती है। तो मिल्किंग मशीन यानी परेशानी भी कम, दूध भी ज़्यादा और दूध की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। आइए अब एक नजर मंडी के भाव पर। आइए अब चलते हैं राजधानी के थोक अनाज मंडी में और जानते हैं चावल एवं दाल के ताज़ा भाव। अरवा चावल 4,600 से 7,800 रुपये प्रति क्विंटल, परिमल 10,500 से 13,500 रुपये प्रति क्विंटल, रहर दाल 18,000 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर दाल 8,500 से 9,000 रुपये प्रति क्विंटल, चना दाल 8,500 प्रति क्विंटल। और कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान, एक नजर मौसम के मिजाज पर। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आसमान साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। वर्तमान मौसम आलू की बुआई के लिए बेहद अनुकूल है, इसलिए किसान भाई अपनी आवश्यकता अनुसार आलू की कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी अलंकार किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कुफरी ज्योति आलू की कम अवधि वाली किस्म है। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार। यहाँ पे वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, लेकिन विराम के बाद कार्यक्रम में अभी बहुत कुछ है खास, तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, मौसम में बदलाव होने लगे हैं। ठंड का मौसम जल्द ही आने वाला है। ठंड के मौसम में हमें अपने पशुओं पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन दिनों पशुओं में रोग बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। किसान भाइयों, आज हम जानेंगे कि ठंड के दिनों में पशुओं में होने वाले घाव का प्रबंधन कैसे करें, और ये जानकारी हमें दे रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञानदेव सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, जाड़े के दिनों में दुधारू पशुओं को घाव से कैसे बचाएं, घाव की समस्या से कैसे निजात दिलाएं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्ञानदेव सिंह जी, जो बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय में सर्जरी विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि जाड़े के दिनों में दुधारू पशुओं में घाव की समस्या क्यों बढ़ जाती है और इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। जो जाड़े के का दिन होता है उसमें घाव की जो समस्या होती है वो निश्चित रूप से जानवरों के उत्पादन में, जानवरों के स्वास्थ्य में, जानवरों को दर्द होता है। इसमें बड़ा इस जानवरों को सहन करना पड़ता है। दर्द का प्रोडक्शन लॉस होता है तो किसानों को इसमें लॉस सहना पड़ता है। और उसका मुख्य कारण ये है कि जानवरों में जब जाड़े का दिन आता है तो जानवर या इवन हम भी, ह्यूमन बींग्स भी स्लगिश हो जाते हैं। हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है, जैसे भाग दौड़ कम होती है, बाहर निकले नहीं। जाड़ा अगर पड़ रहा है, कोहरा पड़ रहा है तो हम स्लगिश पड़े हुए हैं एक जगह।
थोड़ा जानवर कहीं कहीं कट गया, कहीं थोड़ा सा भी ब्लड आ गया, जानवर ऐसे बैठा हुआ है, मक्खी वहाँ लगेगी और वो घाव कीड़े के घाव में बदल जाएगा और उससे काफ़ी दर्द होता है और जानवर छटपटाता है। इवन जो ओनर पशुपालक हैं उनको पता भी नहीं चलता। पशुपालक को पता तब चलता है जब वो घाव बड़ा रूप ले लेता है। इसीलिए इस घाव का जो कीड़े लगने वाले घाव हैं उसका निवारण बहुत ज़रूरी है और इस घाव के निवारण में बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम वो करते हैं। जैसे उसकी सावधानी ले सकते हैं कि जानवरों को हम एक पर्टिकुलर इंटरवल पे एग्जामिन करते रहें, देखते रहें कि कहीं कटा उटा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो जब इसकी शरीर पे आप हाथ फेरेंगे या पूरे शरीर को देखते रहना है, ये सावधानी बरतना है। दूसरी चीज़ ये कि अगर कीड़ा पड़ गया घाव में तो ज़्यादातर घाव जाड़े के दिनों में कीड़े वाले ही होते हैं क्योंकि मक्खियाँ ज़्यादा लगती हैं, टिक्स ज़्यादा शरीर पे होते हैं, तो मक्खियों की वजह से घाव फैलता है। तो जब मक्खियाँ लगेंगी तो जिस घाव में कीड़े पड़ गए तो एक तरह से मानिए तो वो अच्छा भी है लेकिन ख़राब भी है। अच्छा तब है कि अगर वो घाव में कीड़े पड़ गए यानी उसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं रहेगा, लेकिन अगर उस कीड़े को ज़्यादा देर तक हम छोड़ दें वहाँ पे तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते हैं। इसलिए कोशिश हमारी ये रहेगी कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके उन कीड़ों को हम साफ़ कर दें और उसके लिए तमाम दवाइयाँ आती हैं। इसमें सबसे जो सेफ़ बढ़िया सबसे अच्छी जो दवाई है कि इंजेक्शन आता है आइवरमेक्टिन का। तो वो इंजेक्शन आप 50 किलो पे 1 ml लगा दें। अगर 400 किलो का आपका गाय है तो आप 8 ml उसके चमड़े में चमड़ा उठा के और चमड़े के नीचे लगा दें, सब कीड़े मर जाएंगे। और उसके बाद आप घाव की सफाई करिए, एकदम घाव जो है 1 हफ्ते में पूरा सिकुड़ के और साफ़ हो जाएगा बढ़िया से। तो सबसे ज़्यादा सावधानी हमको इसी में लेना है और इसी तरह से हमें घाव को बचाना है। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि कैसे घाव की शुरुआत होती है और कीड़े के घाव में तब्दील हो जाती है। क्योंकि घाव होने के बाद पशुओं का दूध उत्पादन भी प्रभावित होता है, कई तरह का नुकसान होने की आशंका रहती है। तो घाव होने का प्रमुख है, कई बार जाड़े में लोग अपना जो होता है आग तापने का शुरुआत करते हैं और उस समय कुछ असावधानी होने पर भी दुर्घटना होने की आशंका रहती है। तो ऐसे में क्या क्या सावधानी बरती जाए, इस तरह का अगर जल जाएगा छोटा मोटा तो क्या कर सकते हैं हमारे किसान भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जाड़े के दिनों में जो ये जलने का इसका जो बात आता है, सबसे परेशानी ये होती है कि जाड़े के दिनों में हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि जानवरों को गर्म रखा जाए तो लोग आग जला देते हैं, धुआं कर देते हैं। अब जहाँ ज़्यादातर किसानों के पास यही ऑप्शन होता है कि जानवरों को गर्म करने के लिए हम थोड़ा आग जला दें और वहाँ रख दें और उसके बाद जानवरों को हम जाड़े के दिनों में क्या करते हैं कि बोरे की चट्टी उड़ा के रखते हैं। जब चट्टी उड़ा के रखेंगे और जानवरों को वहाँ रख देंगे तो जानवर एक कुछ पेरी में अपना जाएगा, टहलेगा। कभी कभी क्या होता है कि जब जानवरों को थोड़ा ठंडा लगता है और गर्म का उसको एहसास होता है कि यहाँ से गर्मी आ रही है तो जानवर उसी डायरेक्शन में जाके बैठेगा और वो बोरे की चट्टी वहाँ जाती है और जलते जलते धीरे धीरे वो जानवर को, चूँकि ठंड का मौसम होता है तो जानवर को अच्छा लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे जानवर के शरीर को जलाती है। तो जलने वाला घाव एक बहुत बड़ी समस्या करता है और इसमें जानवर का ये जब जो कीड़े वाले घाव हैं उससे ज़्यादा खतरनाक होता है। ये शरीर का ज़्यादा पार्ट जल जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसमें और उसकी हीलिंग में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आग लगने से अगर जल सकता है तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या बचाव करें। तो जो घाव होते हैं जानवरों में, ऐसी कौन कौन सी दवाइयाँ हमारे किसान भाई रखें कि ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल कर सके, क्योंकि दूर दराज के गांव वाले जो हमारे किसान होते हैं और वेटनरी डॉक्टर की कमी भी होती है वहाँ। तो अपने पास प्राथमिक उपचार के लिए जैसे पुरुष अपने लिए रखते हैं, किसान भाई रखते हैं, तो जानवरों के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ रखी जाए जिससे घावों से बचाव हो सके, घाव ज़्यादा नुकसान न पहुँचाए? हाँ, ये बहुत अच्छा चीज़ है और एक्चुअली हम 2 तरह के घावों की ज़्यादातर बात की जो कि जाड़े में मुख्यतः होता है, एक कीड़े के वाला घाव और एक जलने वाला घाव। तो देखिए घाव तो घाव है, सबसे ज़्यादा सिम्टम जो होता है जानवर को जो परेशानी होती है वो दर्द से होती है। तो हमें कोई भी दर्द निवारक दवाइयाँ टैबलेट फार्म में भी होती है, इंजेक्शन फार्म में भी होती है। जैसे मेलोनेक्स हो गया, मेलोनेक्स प्लस हो गया, मैक्सटल हो गया, तो इस तरह की दवाइयों का हम जो है उपयोग कर सकते हैं और उपयोग करके इंट्रामस्कुलर हम इंजेक्शन लगा सकते हैं उसमें। और ये मैग्लूडाइन हो गया जिसमें फ्लूनिजीन मैग्लूमाइन होता है। तो मैच्योर जो गाय होती हैं उनको 15 ml हम 15 ml लगा सकते हैं। 15 ml सफिशिएंट होता है मेलोनेक्स प्लस, मैक्सटल और ये सब चीज़ें। और इसका बोलस भी आता है, मेलोनेक्स प्लस का भी बोलस आता है और मैक्सटल भी आता है।
दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए शुरुआत में थोड़ा कट गया और शुरुआत में ही आपने देख लिया, तो सबसे बढ़िया जो दवाई है जो बहुत सस्ती है उस पर लगाने के लिए, जिस पे मक्खियाँ नहीं बैठती हैं, क्योंकि बचाना हमको मक्खियों से है, तो उसमें लिए हीमैक्स एक मलहम आता है, हीमैक्स, जो कि ब्लैक कलर का होता है, बहुत सस्ता होता है। जैसे ही आपको दिखे कि थोड़ा सा कटा है, अब इस पर मक्खी बैठ सकती है, तुरंत दिन में 3 बार आप उस हीमैक्स मलहम को लेकर घाव पर उसके चारों तरफ रख लें। जैसे ही आप रखेंगे बिल्कुल मक्खी नहीं बैठेगी और घाव तुरंत हील होगा। दूसरा, अगर मान लीजिए कीड़े आपने साफ़ कर दिए और उसके बाद अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए है बीटाडीन, जो बीटाडीन हम घाव ह्यूमन में भी लगाते हैं, तो उसको भी रख के कीड़े साफ़ हो गए, उसके बाद धीरे धीरे आप बीटाडीन लगाते रहें और हीमैक्स ऑइंटमेंट लगाते रहें, तो घाव पूरी तरह हील हो जाएगा बिना किसी एंटीबायोटिक के। एंटीबायोटिक देने की भी ज़रूरत नहीं होगी, बस एक दर्द निवारक दवाई देनी होती है जिससे एनिमल को दर्द कम हो। तो किसान भाइयों, आपने देखा डॉक्टर ज्ञान देव सिंह जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी जाड़े में पशुओं को घाव से बचाने के बारे में। उम्मीद है आप इनके सुझावों से लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि कैसे जाड़े के दिनों में पशुओं में होने वाले घाव का प्रबंधन किया जाए। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी खरीफ धान की कटाई का समय चल रहा है। आप में से ऐसे बहुत से किसान होंगे जिन्होंने कटाई कर भी ली होगी। तो आइए आज हम जानते हैं कि खरीफ धान की कटाई और उनका संरक्षण कैसे करें। ये जानकारी हमें दे रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर मुकुल कुमार। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हमारे बिहार की खरीफ की मुख्य फसलों में शुमार है धान, जो अब लगभग तैयार होने की स्थिति में है। कहीं कहीं कटाई भी शुरू हो गई है। तो धान में थोड़ी सी भी अगर उपजने के बाद भी कटाई और भंडारण में भी चूक होती है तो धान के फसल बर्बाद हो जाते हैं और हमारे किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। वो हमसे चूक न हो, इसलिए आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे कि धान की कटाई और उसके भंडारण में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मंडन भारती कृषि महाविद्यालय सहरसा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मुकुल कुमार। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। खरीफ धान की चर्चा हम करते हैं सर। चूँकि हमारे यहाँ कई लेवल ऐसे हैं, मतलब जो सॉइल लेवल है, कई लेवल में धान की खेती होती है। लो लैंड में भी होती है, मिडिल में भी होती है, अपलैंड में भी होती है। तो उसके कटाई, भंडारण, इन सब चीज़ों की जब चर्चा होती है तो इसमें कटाई और भंडारण में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे कटाई होनी चाहिए, चूँकि ताकि किसानों का धान बर्बाद न हो। किसान भाई, जैसा कि आप जानते ही हैं कि बिहार में खरीफ धान जो मुख्य फसल है और यहाँ के लोगों का खाने का मुख्य आहार भी चावल ही है। तो अभी जो है खरीफ धान पककर तैयार हो चुका है और हमारे यहाँ का अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से, अलग अलग सॉइल के हिसाब से अलग अलग प्रजातियाँ आप लोग लगाते हैं। जैसे कुछ प्रजातियाँ होती है कम दिन वाली, कुछ मध्यम दिन वाली होती है, कुछ ज़्यादा दिन वाली होती है प्रजातियाँ। तो अभी जो किसान भाई है, आपके खेत में जो धान की मेन फसल है वो पककर तैयार हो गई है। जैसा हम जानते हैं कि अच्छी प्रजातियाँ आ गई है जिसकी उपज क्षमता काफ़ी अधिक है, लेकिन किसान भाई आप कटाई, मड़ाई एवं संग्रहण में बिल्कुल तकनीक के अभाव के कारण उसमें हम लोग कमी कर लेते हैं।
कमी के कारण होता है कि जितना होना चाहिए उपज, जितना प्रोडक्शन होना चाहिए, उसका हम लोग 8 से 10% कम जाता है, बर्बाद हो जाता है, जिसके बर्बाद होने का बहुत सारे कारण हैं। तो सबसे पहले उन कारणों को हम लोग समझेंगे और उन कारणों से हम सावधानियाँ लेंगे, ताकि जो हम लोग लगाए, जो धान की फसल लगाए, तो अधिक से अधिक हम उपज अपना रख सके। तो सबसे पहले धान जब तैयार हो गया पककर, तो हम उसको देखेंगे कि धान का जो मेन जो कलर रहता है, रंग रहता है, वो 85-90% अगर सुनहला रंग का हो जाए, धान का जो फल है सुनहला कलर का हो जाए 85-90%, तो समझिए कि धान का फसल आपका काटने योग्य हो गया। बहुत सारे किसान लोग करते हैं कि जल्दीबाजी में अगर तैयार ही नहीं हुआ काट लिए। काटने के कारण होता है कि उसका उपज तो कमेगा और दूसरा बार कीट पतंग का भी प्रकोप बढ़ जाएगा। तो हम पहले उसको पहचानेंगे कि अगर उसका कलर रंग जो है सुनहला कलर का 85% तक हो गया तो समझेंगे तैयार हो गए। उसके बावजूद भी अगर हम धान की दाना को अगर मुंह में डालकर देखेंगे, अगर कट सा आवाज़ उसका डायरेक्ट कट सा हुआ, तो समझिए कि धान जो है पक गया है। उसके बाद भी अगर देखना है, चेक करना है, तो हम धान को फल को हम एक मॉइस्चर मीटर से देखेंगे, उसका देखेंगे कि उसमें कितना नमी है। अगर 20 से 25% नमी उसमें है तो समझिए कि धान आपका पककर तैयार हो गया और काटने योग्य हो गया है। तो काटने योग्य हो गया है तो हम पहले खेत को देख लेंगे। खेत में अगर पानी तो नहीं लगा हुआ, खेत में ज़्यादा खेत तो गीली तो नहीं है, अगर पानी लगा हुआ होगा तो धान काटने के 10 दिन पहले हम खेत से पानी को निकाल लेंगे, ताकि खेत जो है खेत में नमी कम जाए, खेत सूखा हो जाए। उसके बाद धान को हम कटाई करेंगे। कटाई करने के बाद हम उसको कहीं जो है खलिहान में उसको साफ़ सफाई करके उसको रखेंगे। रखने के बाद उसको हम मड़ाई करेंगे। मड़ाई मतलब पिटाई करते हैं। पिटाई अलग अलग माध्यम से करते हैं। कुछ किसान तो हंसुआ से कटाई करते हैं, जो मानवीय विधि से होता है, तो उसमें समय ज़्यादा लगता है और मेहनत भी ज़्यादा लगता है और समय ज़्यादा लगता है। तो इसके कारण आजकल जो है यांत्रिकरण आ गया है। यंत्र के माध्यम से हम लोग कटाई करते हैं, जिससे जल्दी हो जाता है। रीपर आ गया है, हार्वेस्टर आ गया है, उसके माध्यम से एक दिन में हम हेक्टेयर के हेक्टेयर धान के खेत की कटाई कर लेते हैं। तो मानवीय विधि से करने में एक होता है कि पुआल आपको सुरक्षित मिल जाता है, और जब हार्वेस्टर से करते हैं तो पुआल रह जाता है खेत में, उसका अलग से हम लोग को बंडल बना के या फिर उसको साफ करके हम कलेक्शन करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों विधि जो किसान को उपयुक्त लगे उसमें एडॉप्ट करते हैं। अब काट कर जो खलिहान में लगाते हैं तो उसको हम जो पिटाई करेंगे, झड़ाई करेंगे, तो झड़ाई करने के बाद हम उसको सुखाएंगे। सुखाने के बाद अगर प्राकृतिक रूप से धूप में सुखाएंगे तो देखेंगे कि जब काटते समय जो धान का जो नमी था वह उसमें 20 से 25% था। अब जो है 12 से 14% जब हो गया तब समझेंगे कि धान पूरी तरह सूख गया। अगर 12 से 14% से ज़्यादा नमी है तो फिर उसको सुखाएंगे, ताकि नमी कम से कम हो जाए, और उसको धूप में सुखा के उसको बोरा में पैक करेंगे। पैक करके हम अब जहाँ संग्रहण करेंगे, जहाँ भंडारण करेंगे, तो वहाँ एक सावधानी बरतेंगे। जो स्टोर गृह है, संग्रहण घर है, तो उसको पूरी तरह हम लोग पहले साफ़ सफाई कर लेंगे। साफ़ सफाई करने का मतलब है कि उसमें कीट पतंग या फंजीसाइड, बैक्टीरिया या कोई ऑर्गेनिज्म तो नहीं लगा हुआ हो दीवार में, या देखेंगे कि दीवार में कहीं दरार तो नहीं है या कहीं छेद नहीं है, तो उस दीवार को उसको हम पहले बंद कर देंगे और उसको क्लोरोपाइरीफॉस से या चूना से जहाँ तक हो पेंट कर लेंगे। पेंट करने के बाद जो जूट के बोरा है या प्लास्टिक का जो बोरा है उसमें पैकिंग करेंगे। भंडारण में, चूँकि भंडारण की चर्चा होती है, तो भंडारण में कैसे क्या करना चाहिए ताकि किसानों को उसका भंडारण में कोई दिक्कत ना आए? उस भंडार गृह को साफ़ सफाई कर लेंगे, और जो बोरा में जो पैकिंग किए तो हम दीवार से 2.5-3 फीट दूरी पर एक छल्ला लगा देंगे बोरे से। हो सके तो ज़मीन पर नीचे प्लास्टिक का सीट बैठा देंगे, ताकि जो है नमी उस पर अटैक नहीं करे, नमी का कोई उसका प्रकोप न हो जाए। और छल्ला लगा देंगे, और छल्ला लगाकर एक छल्ला से दूसरी छल्ला की दूरी में और बीच में ऐसा करेंगे कि वो घर में कहीं से हवा नहीं आए, मतलब एयर टाइट टाइप का होना चाहिए कि बाहर से जो है वातावरण से हवा और नमी का उसमें समावेश नहीं हो, ताकि धान को आपको क्षति नहीं पहुँचे।
तो किसान भाइयों आपने देखा कि नमी का प्रकोप जो है अधिक न हो या कम भी न हो, मतलब हमारे यहाँ जो कहावत है बिहार में कि धान दुद्धा और रवि बुढ़ा, उसका इस्तेमाल ज़रूर आप अपने खेतों में करें हमारे वैज्ञानिकों का। डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने जाना कि जाड़े के दिनों में पशुओं में होने वाले घाव का प्रबंधन कैसे करें, साथ ही साथ खरीफ धान की कटाई से जुड़ी कुछ अहम बातें भी जानी। इसी के साथ आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले अंक में कृषि की और जानकारियां लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।